हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर अब आगे। अयांश कई दिनों से इश्की के फोन का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे इश्की ने फोन नहीं किया, जिससे वह काफी बेचैन हो गया। वह कहाँ छुपी है? क्या वह हेमंत के घर गई है? अयांश सभी चीजों को सोचने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरी तरफ इश्की ज्ञान के साथ मेहर की फैक्ट्री गई और मेहर ने उसे बताया कि उसने जितना भी सामान बनाने के लिए कहा था सब बन चुका है। इश्की गई और उसने सभी चीजों को देखकर कहा, ये बहुत अच्छा है, तुमने बहुत मेहनत की है, उसके लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम उन्हें कब ले जा रही हो? मेहर ने इश्की की ओर देखते हुए पूछा। हम इसे आज ही ले जाएंगे। इश्की ने ज्ञान की ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं कुछ मजदूरों को बुला देता हूँ ताकि वह सामान रख सके, मेहर ने कहा और लोगों को बुलाने चला गया। तभी एक लग्जरी कार फैक्ट्री के सामने रुकी, जिसे देखकर सभी का ध्यान उस पर गया। उस कार से अयांश बाहर निकाला, उसके आते ही सभी का ध्यान उस पर चला गया। ये देखकर कि वहां अयांश आया है, इश्की ने मेहर की ओर देखा। मेहर तुरंत बोला, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगी। अयांश के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे, इश्की ने भी उसे वैसे ही जवाब देते हुए कहा। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप यहाँ हमारे काम को देखने आए हैं? हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे काम को ही देखने आया हूँ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अयांश बोला, लेकिन सच तो ये था कि वो मेहर से इश्की के बारे में पूछने आया था। हम यहाँ अपना सामान लेने आए हैं, अगर मिस्टर सिंघानिया के पास पूछने के लिए कुछ और नहीं है तो हम चलते हैं, इश्की ने ज्ञान को इशारा करते हुए कहा। जब दोनों सामान लाने वाले कर्मचारियों के पास गए तो अयांश ने देखा कि इश्की अभी भी गुस्से में थी। ये देखकर उसका चेहरा उदास हो गया। मेहर, यह क्या है? अयांश ने मेहर की ओर देखकर पूछा। इश्की ने हमसे सामान का एक बैच ऑर्डर किया था और जब वह पूरा हुआ तो वह इसे लेने आए हैं, मेहर ने समझाया। क्या इश्की ने एक पूरा बैच ऑर्डर किया? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अयांश वहां गया जहां इश्की सामान को लोड होते देख रही थी। इश्की, तुमने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिंघानिया, आपको रोज बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की छोटी चीजों के बारे में चिंतित होना चाहिए, इश्की ने जानबूझकर उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा। अयांश ने इश्की के हाथ को पकड़ा और एक तरफ खींच कर ले गया। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे जाने दो, इश्की ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम इतने दिनों से कहाँ रह रही थी? अयांश ने इश्की से पूछा। क्या मुझे बताना होगा कि मैं कहाँ रह रही हूँ? इश्की ने घूरते हुए पूछा। तुम जानती हो कि मेरा मतलब क्या है? अयांश ने कहा, तुम कब तक कहीं और रहने वाली हो? उद्धरण चिन्ह। अगर तुम मुझसे इस बारे में पूछने आए हो तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अभी मुझे बहुत काम करना है, इश्की ने कहा और उसके बाद वहां से चली गई। सामान लोड होने में कितना टाइम लगेगा? इश्की ने ज्ञान से पूछा। कुछ घंटे। ज्ञान अयांश की ओर देखा और बोला, क्या तुम कुछ करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। चिंता मत करो, ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। इश्की, तुम ऊपर जाकर रुको, मैं यही उन पर नजर रख रहा हूँ, ज्ञान ने इश्की की ओर देखकर कहा। वह नहीं चाहता था कि अयांश के आसपास होने के कारण इश्की असहज महसूस करे। इश्की तुरंत ऊपर चली गई। अयांश वहीं खड़ा रहा और इश्की को ऊपर जाते देखता रहा। उसे लगा कि अगर वह उसके पीछे गया तो फिर से बातें बढ़ेंगी। मिहिर, जो उसे जाते हुए देख रहा था, वह भी इश्की के पीछे गया और खांसते हुए बोला, इश्की, तुम्हारे और मिस्टर सिंघानिया के बीच क्या हुआ? उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। क्या अयांश सिंघानिया अभी भी नीचे है? इश्की ने मिहिर को सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। जब मैं ऊपर आया तो वह जा चुका था। मैंने सोचा था कि वह अभी हमारा पीछा करेगा, इश्की ने धीरे से कहा। तुमने क्या कहा? मिहिर ने पूछा। उसे पता नहीं था कि इश्की ने क्या कहा। मैंने कहा, हमारे मामले को इतनी आसानी से नहीं समझाया जा सकता, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। इश्की ने उसकी तरफ नहीं देखा, वह अभी भी अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। मिहिर ने ये देखते हुए कि इश्की उससे बात नहीं करना चाहती, आगे इस पर जोर नहीं दिया। आखिरकार ये उन दोनों के बीच का मामला है और इसलिए बाहरी लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। सारा सामान ट्रक पर लोड करने के बाद ज्ञान इश्की को ढूंढने के लिए ऊपर गया। सामान लोड हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। इश्की ने अपना फोन रखा और मिहिर की ओर देखकर बोली, मिहिर, अब हम जा रहे हैं। ठीक है। मिहिर उठा और उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। इश्की और ज्ञान सामानों के साथ वहां से चले गए। ज्ञान, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ मुझे कुछ काम निपटाना है, वापस आते समय सावधान रहना। ठीक है, मैं उतरने के बाद तुम्हें मैसेज भेज दूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर सिंघानिया, हमने टैटू वाले आदमी का पीछा किया और हमें सियान का ठिकाना मिल गया है, अब हमें क्या करना चाहिए? केल्विन ने अयांश को बताया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस टैटू वाले आदमी को वापस ला पाओगे? अयांश ने पूछा। ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी के पास काफी संख्या में गुंडे हैं और वह उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम सभी लड़ नहीं पाएंगे।
तो फिर जोखिम मत उठाओ, बस सियान और उसके परिवार को ले आओ। हम फ्यूचर में उस टैटू वाले गुंडे को पकड़ लेंगे, अयांश ने फोन पर ऑर्डर देते हुए कहा। जी मिस्टर सिंघानिया। केल्विन अयांश के लोगों के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां सियान और उसका परिवार था। पहले उन्होंने टैटू वाले आदमी के जाने का इंतजार किया, उसके बाद आखिरकार उन्होंने सियार और उसके परिवार के लोगों को पकड़ लिया। जब केल्विन ने सियान को देखा तो वह भागने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जा सकते हो? केल्विन ने उससे पूछा, उसकी आवाज काफी ठंडी थी। मैं तो बस देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। सियान डर गया, उसने भागने की हिम्मत नहीं की। केल्विन ने अपने आदमियों को वहां के लोगों से निपटने का ऑर्डर दिया। मिस्टर सिंघानिया, सियान मिल गया है, हम वापस आ रहे हैं। केल्विन ने फोन पर अयांश को इसके बारे में जानकारी दी। अयांश ने तुरंत कहा, उनके लिए डॉक्टर के पास के रूम में रहने की व्यवस्था करो। इस तरह से हम दोनों का ध्यान रख पाएंगे। ठीक है मिस्टर सिंघानिया। केल्विन, मुझे शहर के बाहर जाने वाले रास्तों पर अपने सभी लोग चाहिए ताकि टैटू वाले आदमी को भगाने का कोई रास्ता न मिले। जब हम उसे पकड़ ले गए हैं तो वह जरूर भागने की कोशिश करेगा। इतना ऑर्डर देने के बाद अयांश ने फोन रख दिया। टैटू वाला आदमी अभिमान सिंघानिया का फोन कर रहा था। मिस्टर सिंघानिया, हमने उस आदमी को दूसरी जगह भेज दिया है, आप अब शांत हो सकते हैं। ठीक है, तुरंत वापस आओ और तुम्हें अब बूढ़े आदमी से निपटना होगा, अभिमान ने कहा। मैं अभी वापस आता हूँ, टैटू वाले आदमी ने जवाब दिया। मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, नजर रखना कि कोई तुम्हारा पीछा न करे, अभिमान ने चेतावनी दी। टैटू वाले आदमी ने फोन रख दिया और वापस जाने के लिए कार में बैठ गया। दूसरी तरफ इश्की काफी दिनों बाद सी विला में आई क्योंकि उसे दादी की बहुत याद आ रही थी। मैं वापस आ गई, इश्की ने विला के अंदर आते ही कहा। तभी उसे दिया अपनी तरफ भागते नजर आई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आए इश्की, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? उद्धरण चिन्ह। मैं वापस आ गई हूँ, न दादी कहाँ है? इश्की ने इधर उधर देखा, उसे दादी कहीं नजर नहीं आई। दादी अयांश के साथ टेरेस पर है। क्या कहा तुमने? इश्की ने दिया से पूछा। दिया खुश होते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया तुमसे मिलने आए थे। इश्की दिया के साथ टेरेस पर आई। जब अयांश ने आवाज सुनी तो उसकी नजर इश्की से मिली। जैसे ही उसने इश्की को देखा उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इश्की ने अपनी नजरें हटा ली और अपनी दादी की ओर चली गई। दादी, मैं वापस आ गई, इश्की मुस्कुराते हुए बोली। मैं अभी तुम्हारे बारे में अयांश से पूछ रही थी और कह रही थी कि तुम कई दिनों से यहाँ नहीं आई हो, इश्की मुस्कुराते हुए बोली। मैं इन दिनों काफी बिजी थी इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाई, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, आप बहुत काम करती है, अगर आप बीमार पड़ गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इश्की ने दादी के हाथ को प्यार से पकड़े हुए कहा। दादी, मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रही हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे मिल पाऊंगी। तुम्हें फिर से बाहर जाना है? इश्की की दादी ने परेशान होकर पूछा। तुम हमेशा घर से दूर ही क्यों रहती हो? मेरा काम ही ऐसा है जिस पर मुझे ध्यान देना है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों ने मुझे कुछ समय के लिए वहां रहने पर जोर दिया है, इश्की ने दादी को समझाया। तुम विदेश जा रही हो? आयांश ने घूरते हुए पूछा। उसने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? आयांश ने सोचा। इश्की ने उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोली। तुम कब जा रही हो? आयांश ने फिर पूछा। तुम्हें क्या करना? इश्की ने भी वैसे ही सवाल पूछा। मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा, आयांश ने जवाब दिया। इश्की तुरंत बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई और यह कर सकता है। जब अयांश ने ये सुना तो वह मुंह बनाकर बोला, क्या वह हेमंत सक्सेना है? उद्धरण चिन्ह। इश्की ने हैरानी से उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि यह वही है? उद्धरण चिन्ह। तुम? आयांश रुक गया, वह कहना चाहता था कि वह इन दिनों हेमंत के साथ रह रही थी लेकिन दादी के होने के कारण वह ये बोल नहीं पाया। क्या तुम दोनों आजकल हमेशा साथ साथ नहीं रहते? अयांश ने इश्की की आंखों में देखकर कहा। तुम्हें हमेशा गलतफहमी क्यों हो जाती है? क्या तुम उस दिन उसके साथ लंच पर नहीं गई थी? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना दूर तक सोचते हो, इश्की ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। दादी, क्या आप कुछ खाना चाहती हैं? इश्की ने अयांश को नजरअंदाज करते हुए पूछा। जरूर, दादी ने भी इश्की को देखकर प्यार से कहा। अयांश इश्की के जाते हुए पीठ को घूर रहा था और उसके चेहरे पर कड़वाहट के भाव थे। वह सब क्या था, उसने सोचा। उसने सभी चीजों को स्पष्ट करने के लिए इश्की क्या पीछा किया। जब वह लिविंग रूम में आया तो अयांश की नजरें इश्की पर टिकी थी जिससे वह असहज महसूस करने लगी। क्या तुम्हें काम नहीं करना? इश्की ने पूछा। उसका इशारा इस तरफ था कि उसे अब वापस जाना चाहिए। अयांश ने उसे घूरते हुए कहा, आज संडे है। ये सुनकर इश्की का मुंह बन गया। तुम बस यही बैठे रहोगे? इश्की ने उसे घूरते हुए पूछा। तुम इन दिनों कपूर हाउस में रह रही थी है ना? अयांश ने इश्की से पूछा। वह अभी भी पिछले सवालों और जवाबों से बहुत दुखी था। कोई जवाब देने के बजाय इश्की ने बिना कुछ कहे उस पर से अपनी नजरें हटा ली। आज हर जगह काफी भीड़ थी। माधव ने सबको कहा था कि उन्हें मौका ढूंढकर उस टैटू वाले आदमी को पकड़ना है।
टैटू वाला आदमी और उसका एक साथी कार में बातें कर रहे थे, तभी उस आदमी को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सर, ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। टैटू वाले आदमी ने एक बार पीछे देखा और बोला, सच में हमारा कोई पीछा कर रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद दोनों कारों की स्पीड तेज हो गई, वह एक दूसरे से आगे पीछे होते रहे। टैटू वाला आदमी और उसके साथी ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने रास्ते बदले। बहुत बार ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पकड़े जाएंगे, लेकिन वह भाग निकलते। अयांश के आदमियों ने उन्हें इस तरह से घेरा था कि वह बचकर भाग नहीं पा रहे थे, जिससे उन्हें काफी गुस्सा आने लगा। उनके लिए बहुत सारे जाल बिछाए गए थे। अंत में आखिरकार वह पकड़े गए और उन्हें इतना पीटा गया कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस तरह से पकड़े जाएंगे। अयांश अभी लिविंग रूम में बैठा ही था कि उसका फोन बजा। जब उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ की बात सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ।